वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बेटा एक फार्मूला और पढ़ेंगे। पहले वो फार्मूला क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या होता है, जो आपका कंडक्टिंग ना हो। कंडक्टिंग ना हो मीन इंसुलेटर स्फीयर, इंसुलेटिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग का क्या मतलब होता है, कुचालक। कंडक्टिंग का मतलब होता है चालक, नॉन कंडक्टिंग का मतलब कुचालक या इंसुलेटर। क्या कहते हैं बेटा इसको, इंसुलेटर, या इसी को हम डाइलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। तो आज हम किसके थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले पढ़ेंगे, इनको आपको लर्न करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कहे, चाहे इंसुलेटर स्फीयर कहे, और चाहे डाइलेक्ट्रिक स्फीयर कहे, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो बेटा क्या है, जैसे मान लेता हूँ एक स्फीयर है, ये क्या है, कैसा स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, जिस पे आपका ये क्यू चार्ज, कितना चार्ज, क्यू चार्ज इसके वॉल्यूम पे, पूरे आयतन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है बेटा, पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अच्छा, अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर होता, चालक होता या मेटल का होता, तो चार्ज कहाँ पे होता है बेटा, ओनली सरफेस पे होता है। कहाँ पे होता है बेटा, ओनली सरफेस पे होता है। कंडक्टिंग में तो चार्ज सरफेस पे होता है, लेकिन जब नॉन कंडक्टिंग होता है तो चार्ज कहाँ होता है, उसके इंटायर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसके फार्मूले आपको पहले भी बताए जा चुके हैं। कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है, कंडक्टिंग स्फीयर से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उसी तरह जो अगर नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, जिसपे आपका प्लस स्मॉल क्यू चार्ज इसके वॉल्यूम पे, इंटायर वॉल्यूम पे, पूरे वॉल्यूम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है। क्या होता है, वी आर एक फंक्शन है। तो जो अगर बेटा स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर हो, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर का मतलब क्या है, ये आपका कहीं पॉइंट ये होगा, यही तो स्मॉल आर ग्रेटर देन आर होगा, इसको क्या कहेंगे, आउटसाइड, यही तो आउटसाइड पॉइंट है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड का फार्मूला क्या लगाएंगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई स्मॉल आर इफ आर इज ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर। हमें लग रहा है ये फार्मूला सिमिलर है। कंडक्टिंग में भी आउटसाइड में यही फार्मूला था, हॉलो स्फीयर में भी यही फार्मूला था, और आपका स्फेरिकल सेल में भी यही फार्मूला था। तो आपका जो कंडक्टिंग में होता है, जो नॉन कंडक्टिंग में होता है, जो हॉलो में होता है, आउटसाइड में सिमिलर फार्मूला होता है। फिर दूसरा कहाँ पे, एट द सरफेस पे करें। तो जो एट द सरफेस पे करेंगे तो क्या निकलेगा, वो क्या होगा, जब स्मॉल आर इज इक्वल टू द कैपिटल आर। इस केस में पता फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर। ये भी फार्मूला कंडक्टिंग के सिमिलर है और हॉलो स्फीयर के सिमिलर है, इसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वो दोनों फार्मूले सिमिलर दिख रहे हैं। लेकिन इसमें केवल इन साइड पे अलग फार्मूला आता। वहाँ पे इन साइड में जब कंडक्टिंग होता था वो सरफेस के बराबर लिखते थे, लेकिन इसमें इन साइड में क्या लिखेंगे बेटा, इन साइड मीन आपको कहीं इस पॉइंट पे कहीं भी जो अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो फार्मूला क्या होगा बेटा, जहाँ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर होगा तो फार्मूला होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई कैपिटल आर 3/2 माइनस हाफ स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन जब कंडक्टिंग का होता था क्या होता था बेटा, कंडक्टिंग में हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता था, सरफेस के इक्वल होता था। लेकिन इस केस में इन साइड में पोटेंशियल डिफरेंट पोजीशन पे पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होती है। आर लेस देन आर के लिए आप ये फार्मूला यूज करें। अच्छा, तो अगर हम आपसे पूछे एट द सेंटर निकालो, कहाँ पे निकालो, जो अगर ये पूरा होता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर स्फीयर एट द सेंटर, तो उसमें सेंटर पे कंडक्टिंग वाले में क्या होता था, सरफेस वाले के बराबर आता था, बी सेंटर ही बी सरफेस था। क्या यहाँ पे ऐसा होगा, देखते हैं। जो अगर हमें एट द सेंटर निकालना हो, एट द सेंटर निकालना हो तो क्या लिखेंगे बेटा, वी सेंटर पे लिखेंगे। तो सेंटर पे ये स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल आर कहाँ से होता है, सेंटर से ही तो डिस्टेंस होता है। तो सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये इन साइड का फार्मूला है, यहाँ स्मॉल आर क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय कैपिटल आर 3/2 माइनस हाफ 0 बाय कैपिटल आर स्क्वायर।
तो ये पूरा टर्म बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3/2 आगे लिखें, तो v सेंटर पे कितना होगा, 3/2 1/4πε0 k Q/r। तो इसको भी याद रखेंगे फार्मूले को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर एट विच स्मॉल q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। तो सेंटर पे क्या होगा बेटा, 3/2 1/, ये डायरेक्ट फार्मूले भी नीट में पूछे जा सकते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है जिसपे स्मॉल q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बताओ भैया सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, डायरेक्ट आपको टिक करने को मिल सकता है। कह देगा इनसाइड पोटेंशियल का फार्मूला बता दो, आपसे बोलेगा सर, ये वाला नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि ये नॉर्मली सब जगह दिख जाते हैं, लेकिन ये फार्मूला और ये फार्मूला आपका डायरेक्टली पूछा जा सकता है नीट या मेंस के एग्जाम में। तो इनको बेटा लर्न कर लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे की बात करते हैं। ये फार्मूला याद कर लीजिए। अब बेटा जो अगर हम यहाँ पे V वर्सेस R का प्लॉट करें, जैसे जैसे आपका सेंटर से डिस्टेंस चेंज होती है तो पोटेंशियल किस तरह वेरी करेगा, इसका भी ग्राफ डायरेक्टली नीट या जेई में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन V वर्सेज स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो मे बी आपसे ये आप नीट में पूछा जा सकता है या जेई में पूछा जा सकता है। तो डायरेक्टली आपको क्या करना होगा, ऐसा ग्राफ देख करके टिक करना होगा। लेकिन ये ग्राफ बना कैसे है, तो बेटा देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, r इज इक्वल टू द r। ये वैल्यू कहाँ की वैल्यू बताता, एट द सरफेस की वैल्यू बताएगा। लेकिन जब सरफेस से बाहर जाएंगे आउटसाइड में, तो वहाँ पे क्या, r इज ग्रेटर देन r। तो यहाँ पे देखें तो ये 1/4πε0 q बाई क्या है, ये तो कांस्टेंट है। तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/r। और जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो कैसा ग्राफ बनाते हैं, हाइपरबोला। आज से पहले हमने कई बार बनाया होगा, v या e इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r है तो कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा ही तो बनता है। तो ये यहाँ से हाइपरबोला बनाएंगे, सिंपल है। और इन सरफेस तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, जब इन साइड चलेंगे तो इसमें कौन सा कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी पूरा कांस्टेंट है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, r²। भाई ये तो पूरा इन साइड में ये 1/4πε0 QR 3/2 कैपिटल R सब कांस्टेंट है। क्या केवल कांस्टेंट नहीं है स्मॉल r, यही तो सेंटर से जैसे जैसे जाओगे स्मॉल r की वैल्यू बदलती जाएगी। तो जब आपका y प्रोपोर्शनल x² टाइप का होता है तो कैसा ग्राफ बनाते हैं, तब आप बनाते हैं पैराबोला। और ये क्या है बेटा, एक पैराबोला ही तो है। तो पैराबोला के कई सारे टर्म बनाए, एक ऐसा पैराबोला होता है, ऐसा भी पैराबोला होता है, ऐसा भी पैराबोला होता है, ऐसा भी पैराबोला। लेकिन ये कहाँ से होते हैं, जब ओरिजिन से पास होते हैं। लेकिन ये ओरिजिन से तो पास नहीं कर रहा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म आ रहा है। तो इसलिए ये पैराबोला कहाँ से पास किया है, ये एक पैराबोला बना। तो ये क्या है बेटा, ये पैराबोला है। क्या है, पैराबोला। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या बनता है, हाइपरबोला। ये कैसा बना हुआ है आपका, हाइपरबोला। समझ आ गई बात, ये आप इसका स्क्रीनशॉट समझ लीजिए। और ये ग्राफ पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। मे बी इसी बार नीट के एग्जाम में पूछा जाए कि V वर्सेस R का ग्राफ नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर स्फीयर के लिए या जेई में कैसा ग्राफ होता है, तो इसको आप लर्न करके रखें। अब चलिए आगे की बात करते हैं, इसे रफ कर दिया जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन जो अगर आप करना चाहें तो मैं कराऊं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ओरली आपसे पूछते हैं। मैं कह दूं कि ये बेटा एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जिस पे आपका प्लस क्यू चार्ज, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, कैपिटल R। एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये इसका सेंटर है,
क्या है, सेंटर। जो अगर हम कहते हैं एक स्मॉल क्यू चार्ज को, किसको, एक स्मॉल क्यू चार्ज को सरफेस से सेंटर तक लेके आते हैं, कहाँ तक लेके आते हैं, सरफेस से सेंटर तक लेके आते हैं भाई, मान लो स्मॉल कैविटी है, कुछ भी है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या वर्क डन होगा। और स्मॉल क्यू बहुत ही नेग्लिजिबल है कंपेयर टू कैपिटल क्यू के, मीन स्मॉल क्यू इज लेस देन कैपिटल क्यू। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हैं W इक्वल टू जिसको लेके जाते हैं, किस पॉइंट पे आया है, सेंटर पे आया, और कहाँ से आया है, सरफेस से आया। ये बात आप जान गए। तो W क्या निकालोगे, तो W लिखोगे Q, सेंटर का पोटेंशियल अभी हमने लिखा था डाइलेक्ट्रिक के केस में, क्या लिखाया था, 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाय R, और सरफेस का क्या लिखा था बेटा, लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें ग्रेविटेशन में भी मिलेंगे, अच्छी अच्छी बुक्स में जब आप लगाओगे, क्योंकि ग्रेविटेशन आपका और इलेक्ट्रोस्टैटिक लगभग बराबर चलता है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि एक मास को एक सॉलिड स्फीयर के सरफेस से सेंटर तक लेके आए, बताओ अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा। इसी तरह अर्थ के केस में कहा जाता है कि एक स्मॉल मास को अर्थ सरफेस से अर्थ के सेंटर तक लेके आते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो उसमें हमने आपको क्या बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या कैपिटल G लिया जाता है, और Q की जगह क्या लिया जाता है, M लिया जाता है। उसी तरह वहाँ भी पोटेंशियल के फार्मूले लिखे जा सकते हैं, और वर्क डन वहाँ से भी निकाला जा सकता है। इसकी क्लास कभी लेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। चलिए आज की क्लास और प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, जो अगर हमें पोटेंशियल दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालें। अब आज इस पे काम करेंगे। जो अगर हमें बेटा क्या है, पोटेंशियल दिया है और तुमसे कहे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट में भी और जेई में भी, और बोर्ड में भी पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, जो भी आपके बोर्ड चलते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड, चेन्नई बोर्ड, कुछ भी बोर्ड हो। तो V दिया है और E कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आपके फार्मूले हैं, डेरिवेटिव वाले फार्मूले हमने आपको बताए थे। E इक्वल टू क्या बताया था, तीसरी बार मैं लिख रहा हूँ, del V बाई del R एन यूनिट वेक्टर। इसी तरह आपका X कंपोनेंट होता था, माइनस del V बाई del X I कंपोनेंट। इसी तरह EY वाले लिखते थे, माइनस del V बाई del Y J कंपोनेंट। इसी तरह लिखते थे बेटा EZ इक्वल टू माइनस del V बाई del Z K कंपोनेंट। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो बेटा ये del V बाई del R क्या है, डेरिवेटिव नहीं है, दैट इज द पार्शियल डेरिवेटिव। इससे पहले एक बार हमने पार्शियल डेरिवेटिव का यूज किया था, जहां फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में हमें रिलेशन निकालना था, वर्क पावर एनर्जी में। लेकिन हम फिर से याद आपको दिला देते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब। डेरिवेटिव का मतलब तो आप सीख चुके हैं कई बार, जैसे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव करें तो आपको मालूम है x ये है, x ये है वेरिएबल, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, 4 हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। ये तो डेरिवेटिव आप जानते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव में इसको अच्छे से समझें, जैसे लिखा है del V बाई del X। V मान लो फंक्शन है किसका, X, Y और Z का। V किसका फंक्शन है बेटा, X का भी है, Y भी है उसमें और Z भी है। B किसका फंक्शन है, X, Y, Z का फंक्शन है। V में X भी है, Y भी है और Z भी है। या ऐसा सिर्फ X हो सकता है, या सिर्फ Y भी हो सकता है, और सिर्फ Z भी हो सकता है, XY हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इन तीनों में से तीनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, कोई दो भी हो सकते हैं। तो V किसका फंक्शन है, XYZ का। तो del V बाई del X का क्या मतलब है, यहाँ किसको वेरिएबल मानेंगे, ओनली आपका कौन सा वेरिएबल है, X वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है, और बाकी Y और Z क्या है, एज अ कांस्टेंट की तरह इसको ट्रीट करेंगे। समझ आ गया। जो del V बाई del Y है, इसका क्या मतलब है बेटा, ओनली
y इज अ वेरिएबल, y इज अ वेरिएबल एंड x एंड z क्या होगा फिर? कांस्टेंट। सिमिलरली डेल बी बाई डेल जेड कह लेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा? z वेरिएबल होगा और x और y कांस्टेंट होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम एक डेरिवेटिव करें, मान लो हमें दिया है v दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मान लो एक फंक्शन है, क्या है बेटा? ये फंक्शन है। क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए पार्शियल डेरिवेटिव करते कैसे? v इज अ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, हाँ ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो अगर हम कह दें बेटा फाइंड करो डेल बी बाई डेल एक्स, इसका क्या मतलब है? इसको वैसे ही लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स और v की जगह कितना पुट कर लोगे? दैट इज तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बताओ ये x क्या है? दैट इज द वेरिएबल। तो इसका डेरिवेटिव क्या करते हैं? ये वेरिएबल है तो 2x लिख लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? 2x लिखेंगे। लेकिन वाई स्क्वायर क्या है? तो यहाँ कांस्टेंट होता तो क्या होता था? 0। तो इसको क्या लिखेंगे? 0। और इसको क्या लिखेंगे बेटा? 0 लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सिमिलरली जो अगर हम डेल बी बाई डेल वाई निकालना चाहें, डेल बी बाई डेल वाई तो क्या लिखेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो अब ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? 0। वाई स्क्वायर का केवल करना होगा 2y प्लस 2z। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक दो प्रॉब्लम पहले और करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में। ये क्या हो जाएगा बेटा? 0। जेड स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0। आगे की बात करते हैं। तो एक और पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं जिससे आपको क्लियरिटी आए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पार्शियल डेरिवेटिव जो अगर करना आएगा तो कई जगह इसका यूज है इंटायर फिजिक्स, चाहे वर्क पावर एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशन कर रहे हों, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हों, या इसके आगे भी जो अगर हम पढ़ रहे होंगे तो कई जगह इसका यूज हमें आता है। तो हम एक दो प्रॉब्लम करते हैं। रब कर दूँ इसको। अच्छा, जो अगर एक क्वेश्चन और करना हो, मान लो एक क्वेश्चन हमें ये करना है, एक v फंक्शन दिया हुआ है। v फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, लाइक ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और मुझे कह दूँ मुझे फाइंड करना है बेटा डेल v बाई डेल एक्स। तो क्या लिखोगे? इसको फाइंड करना है तो लिखेंगे डेल v बाई डेल एक्स, और b की जगह कितना पुट करोगे बेटा? दैट इज तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ x है तो कौन सा वेरिएबल चलेगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का तो डेरिवेटिव आप कर लेंगे 2x। अब बताओ बेटा ये 2xy में कौन सा कांस्टेंट है? 2y कांस्टेंट है, और जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है तो उसको बाहर लिख लेते थे। तो इसको लिखेंगे 2y और x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? 1, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली आप ये भी निकाल सकते हैं डेल v बाय डेल y भी कैलकुलेट करते हैं, खुद करके देखिएगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का कि आखिर क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। बस आपको ये पता करना है जब डेल v बाई डेल एक्स निकालेंगे तो किसको वेरिएबल लेके चलेंगे? केवल x को वेरिएबल लेंगे, बाकी सारा कांस्टेंट की तरह करेंगे। जैसे यहाँ देखो 4x था तो ये कांस्टेंट भी था और ये वेरिएबल था, तो 4 को बाहर कर लिए थे, x का कर लिए थे, और सिर्फ कांस्टेंट मिलता है तो उसको क्या कर लेते हैं? 0 कर लेते हैं। यही आपको करना है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन अ रीजन, क्वेश्चन क्या है लिखता हूं मैं बेटा। क्वेश्चन है हमारा इन अ रीजन, इन अ रीजन वेयर पोटेंशियल given as v equal to x square plus
2xy plus y square volt, where in a region where potential given as V, x square plus 2xy plus y square volt, find, क्या फाइंड करना है? पहला पार्ट फाइंड करना है, फाइंड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in that region. दूसरा आपको बताना है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2,3 मीटर। ये क्वेश्चन है। तो चलो इसको करें हम लोग। तो बेटा अभी v दिया होता था तो e कैसे लिखते थे? हम डायरेक्ट फार्मूला लिखें। एक तो ex अलग निकाल सकते हैं, ey अलग निकाल सकते हैं, ez अलग निकाल सकते हैं। तो अलग अलग करें कि एक ही बार में कर दें? एक ही बार में करें। तो जो अगर एक ही बार में करोगे तो e वेक्टर क्या लिखोगे? तीनों को समेशन में लिखोगे, डेल v बाय डेल एक्स आई, प्लस क्या लिखोगे? चलो अलग अलग करते हैं जिससे आपको क्लियरिटी ज़्यादा आए, फिर हम अगले क्वेश्चन को एक में करेंगे। तो जो अगर हम ex निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? माइनस डेल बी बाय डेल एक्स और आई वेक्टर, ex तो यही रहेगा। तो चलो b की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ex क्या निकलेगा बेटा? ex निकलेगा माइनस डेल बाई डेल एक्स, और b की जगह क्या पुट करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आई वेक्टर, यही तो ex कंपोनेंट निकलेगा। ex निकालेंगे, फिर ey निकालेंगे, फिर ez निकालेंगे, और फिर e का फंक्शन लिख देंगे। तो ex क्या निकलेगा बेटा? ex हमारा निकलेगा माइनस, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2y, और आगे वाले का 0 i। तो इसको हम ex तो हमें पता चल गया, 0 हटा देते हैं। क्या दो बार लिखना है इसका? अब इसी तरह हम किसका निकालेंगे? ey निकालते हैं। तो ey हम किस साइड निकालते हैं? दूसरे साइड निकालते हैं चल के। तो ey की अगर वैल्यू हम निकालें तो क्या निकलेगी? ey की वैल्यू निकालें तो बेटा क्या होगा? ey की अगर वैल्यू आप निकालोगे दैट इज माइनस डेल बाई डेल एक्स, सॉरी डेल वाई वी जे वेक्टर। तो ey जो अगर निकालें तो क्या लिखोगे? माइनस डेल बाई डेल वाई, और v की जगह क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर जे वेक्टर, यही तो लिखेंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली, तो इसका क्या हो जाएगा? 0। तो ey वेक्टर क्या निकलेगा बेटा? ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि y में करेंगे तो 2x कांस्टेंट होगा और y का 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 2y जे वेक्टर। तो ey क्या निकलेगा बेटा? ey हमारा निकलेगा माइनस 2x प्लस 2y जे। अब सिमिलरली क्या निकालेंगे? ez निकालेंगे। तो ez क्या निकलेगा? ez निकालोगे तो निकालोगे माइनस डेल बाई डेल जेड के वेक्टर। तो ez बेटा आपका क्या निकलेगा? माइनस डेल बाई डेल जेड। b की जगह कितना पुट करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के वेक्टर। अब बताओ z में ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये भी क्या है? ये भी क्या है? तो तीनों का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? क्योंकि जब डेल बाई डेल जेड में तो z वेरिएबल होगा, बाकी सारे कांस्टेंट चलेंगे। तो ez की वैल्यू क्या आएगी? 0 के। लेकिन हमें क्या अलग अलग नहीं निकालना था, हमें ex ey और ez निकाल के जो कंबाइंड फंक्शन निकलेगा वो क्या निकलेगा? दैट इज, कहाँ पे लिख देते हैं? ऊपर लिख देते हैं हम, यहाँ पे पहला आंसर रब करके यहाँ पे लिखते हैं। तो कंबाइंड फंक्शन क्या निकलेगा बेटा? कंबाइंड फंक्शन लास्ट टाइम में भी लिखा था, e क्या होगा? वो होगा ex आई वेक्टर प्लस ey जे वेक्टर प्लस ez के वेक्टर, यही तो होता है बेटा। या के ऐसे ना लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर टर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, ex
प्लस ई वाई प्लस ई जेड। अब ई एक्स की वैल्यू कितनी है देखो, ये है, तो ये है माइनस 2x प्लस 2y आई वेक्टर प्लस ई वाई की वैल्यू क्या है बेटा, देखो वहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, माइनस 2x प्लस 2y जे वेक्टर, और अगला क्या होगा 0 के, तो इसको चाहे लिखो और चाहे छोड़ दो। ये फंक्शन निकल आया। क्या पूछा गया था, अगर पोटेंशियल दिया हो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन निकालना हो तो आप ऐसे फंक्शन निकालें। दूसरा एक क्वेश्चन और था, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2,3। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x की जगह कितना पुट करो और y की जगह कितना पुट करो, 3 पुट कर दो, यही तो करना है। तो जो दूसरे का आंसर हम निकालें तो क्या लेंगे, x की जगह कितना पुट करेंगे 2, y की जगह 3, और जो z होता यहाँ पे कहीं तो कॉमा लगा के z भी लिखा होता। तो बताओ e दूसरे का आंसर माइनस 2x की जगह कितना पुट करना है 2, और y की जगह बेटा कितना पुट करना है 3, i माइनस 2 प्लस 2 इंटू 3j, यही तो होगा। अब इसका 4 और ये 6 तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 10i माइनस का 10j, और इसकी यूनिट क्या होती है, जो अगर इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। कभी कभी यहाँ से और आगे बढ़ा देगा, कहेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया इसका मॉड निकाल देना अंडर रूट करके आई कंपोनेंट, और कहेगा व्हाट इज द डायरेक्शन, तो जो अगर x एक्सिस के साथ डायरेक्शन निकालना तो j कंपोनेंट अपॉन i कंपोनेंट लेंगे, और अगर y एक्सिस के साथ डायरेक्शन निकालना तो क्या i कंपोनेंट अपॉन j कंपोनेंट। समझ आ गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। रब कर दो। तो अब इसी से रिलेटेड आपको हम 2-3 प्रॉब्लम भेज दें, आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और आज की क्लास हम कंप्लीट करें, नहीं बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो आप आज क्या सीखेंगे या क्या सीखे हुए हैं कि जो अगर पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। नॉर्मली हमें पार्शियली डेरिवेटिव करना है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड करके देते हैं, एक लाइन का। देखें आपका क्या, इसको थिंक करिए। क्वेश्चन हो, मान लीजिए किसी रीजन में पोटेंशियल जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन जो दिया हुआ है वो x² प्लस y² प्लस z² वोल्ट है, और तुम्हें निकालना है अ चार्ज 1 कूलम प्लेस्ड इन दैट रीजन, दैट इन अ रीजन, यहाँ से स्टार्ट कर लो, इन अ रीजन वेयर पोटेंशियल Vx/y/z कितना वोल्ट है, अ चार्ज प्लस 1 कूलम प्लेस्ड इन दैट रीजन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस 1 कूलम चार्ज। ये क्वेश्चन है, क्या है, एक ऐसा रीजन है जिसमें पोटेंशियल दिया हुआ है, और इस रीजन में आपका एक चार्ज रखा है 1 कूलम का, और कह रहा है कि उस 1 कूलम के चार्ज में कितना फोर्स लगेगा। तो जहाँ पोटेंशियल है वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको बताया था। पोटेंशियल कहाँ निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में निकलता है, और जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो कितना फोर्स लगेगा, दैट इज F वेक्टर इक्वल टू Q E वेक्टर। जो वेक्टर टर्म में लिखो तो क्यू ई, और मैग्नीट्यूड टर्म में लिखो तो डायरेक्टली क्यू लिख लो। तो चलो वेक्टर टर्म में लिखते, तो बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर, तो एफ वेक्टर कितना लगेगा उस पर, चार्ज तो उसका 1 कूलम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नहीं दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या करोगे, पहले निकालोगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज अ फंक्शन निकलेगा एक्स और वाई और जेड में, तो फंक्शन के टर्म में लिख देना। और जो कोई कोऑर्डिनेट दिया है तो क्या करोगे बेटा, कोऑर्डिनेट पुट करके ई की वैल्यू कर लेना। समझ आ गई। इस पूरे क्वेश्चन को आप कंप्लीट करें और इसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। जो भी स्टूडेंट्स आपका वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करें। चलिए पॉइंट भी देते थे, एट पॉइंट
2,3,0। ये पूरा क्वेश्चन आप करें। सबसे पहले क्या है बेटा, फोर्स तो क्यू ई 1 कूलम इंटू ई लगेगा। पहले इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 0 पुट कर, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। फिर F इक्वल टू, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा और उसकी डायरेक्शन निकालिएगा। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करिए और हमारे पास भेजिए। आज की क्लास बेटा कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।